नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे YouTube पर 100 लोगों का 100 लोगों का परिवार हो चुका है। 108 109 के आसपास सब्सक्राइबर हो रहे हैं। ये सब पूरे अपना एक परिवार है और हम आगे से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी क्वालिटीज़ को और बेहतरीन करते हुए और बहुत थोड़े बड़े वीडियोस बनाएंगे। फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि मैं 10 मिनट के अंदर 8 से 10 मिनट के अंदर आपको इतिहास के वो कुछ जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को बताता रहूँ, जो जिसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन हम लोगों में रहता है और तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। तो मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स इतिहास के, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री से हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री से हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री से हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री से हो और चाहे कल्चर से रिलेटेड हो। लेकिन हम बहुत जल्दी, हमारा प्रयास है कि इसी चैनल पर हम आगे अपना कल्चर का एक पूरा सीरीज भी लेकर आएंगे जो 10 से 15 मिनट का होगा वीडियो, और उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था कि अकबर की कोई बेटी थी या नहीं थी। तो अकबर की 5 बेटियाँ थी जैसे कि हमने बात किया था। लेकिन एक और ज़रूरी तथ्य था जो हम लोगों को उस समय डिस्कस कर रहे थे कि क्या मुग़ल काल में जो मुग़ल राजकुमारियाँ होती थी उनकी शादियाँ होती थी या नहीं होती थी। इस बात को लेकर बहुत तरह के विरोधाभास हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन सही तथ्य यह है कि मुग़लों में शादियों का रिवाज एक टाइम के बाद बंद हो गया था, राजकुमारियों की शादियों का विवाह। इसके पीछे रीज़न जो था वो ये था कि अगर हम बाबर को देखें, जो कि सबसे पहली बार हिंदुस्तान में जो एंटर होता है तो बाबर होता है 1526 में। बाबर की बहन थी खानज़ादा बेगम। बाबर का अपनी बहन के साथ, चूंकि बड़ी बहन थी, अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा लगाव था, बहुत प्यार मोहब्बत था भाइयों में। और बाबर भी अपने भाई बहनों को, अपने सगे संबंधियों को बहुत ज़्यादा मानता था। बाबर ने की जो बहन थी उसने जिद पर शैबानी खां, जो कि मध्य एशिया में एक उज़्बेक सरदार था, बहुत बड़ा शासक था, बहुत शक्तिशाली था, और उसका जो द्वंद्व था वो शाह इस्माइल, जो ईरान का शासक था, शाह इस्माइल, उसके साथ था। शाह इस्माइल जो कि एक सभी या यूँ कहें कि फ़कीरी पंथ से आता था, उसका एक बार शैबानी खान ने बहुत मजाक उड़ाया था, उसको फ़कीर कहा था मजाक में। तो उसका वो बदला लेने की ये वही शैबानी खां है जिसकी शाह इस्माइल ने एक युद्ध में पराजित करने के बाद उसकी खोपड़ी को निकाल कर और उसको सोने से मढ़वा कर उसमें शराब पिया करता था। आज भी अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ ईरान के एक म्यूज़ियम में उसकी खोपड़ी आज भी रखी हुई है, शैबानी खां। शैबानी खां से खानज़ादा बेगम का एक बेटा था जिसका नाम खुर्रम रखा गया। तो अपने तमाम परिवार के विरोधों के बावजूद जो है खानज़ादा बेगम है, उन्होंने शैबानी खां से विवाह किया। और ये विवाह से उसको लगता था खानज़ादा बेगम को कि उससे उसके भाई को जो है बहुत फ़ायदा होगा आगे मध्य एशिया में राज्य स्थापित करने में। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। शैबानी खां बाबरी कभी नहीं पटी। और बाद में जब इनके एक बेटा हुआ, खुर्रम नाम रखा गया उसका, लेकिन उसके बाद उसकी अक्समय बहुत छोटी सी एज पर उसकी खुर्रम की मौत हो जाती है। उसके बाद में खानज़ादा बेगम और शैबानी खां की भी नहीं पटी। उसके बाद खानज़ादा बेगम उसको छोड़कर आ जाती हैं और एक बहुत मामूली से एक सिपाही था सईद नाम का, उसकी फ़ौज में, उससे विवाह करती हैं, निकाह करती हैं। उसके बाद जब शाह इस्माइल और शैबानी खां की लड़ाई होती है, शैबानी खां और सईद दोनों ही मारे जाते हैं। उसके बाद जो बहन थी वो इसकी हत्या लगती है, शाह इस्माइल की हत्या लगती है। चूँकि हम जानते हैं कि बाबर जो था वो तैमूरी परंपरा से आता था, तो इस वजह से बाबर का भले ही कोई राज्य ना हो लेकिन उसका सम्मान मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा था। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाबर का अपनी बहन के साथ में और दूसरी जो बहनें थीं, 2 अन्य बहनें, बहुत सारे भाई बहन थे, लेकिन ये खानज़ादा बेगम अहम थी और सगी बहन थी। इनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। अगर हम हुमायूं की बात आते हैं, हुमायूं की भी बहनें थीं, कुछ सगी थी, कुछ दूध बहन थी। दूध बहन उनको कहा जाता था जिनकी जो ढाई माह जिनकी परवरिश करती, उनकी औलाद और जो शासक की औलाद वो पालती थी, वो दूध माँ कहलाती थी। उनके साथ बहुत लगाव था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे मुग़ल ताकतवर होते गए वैसे वैसे मुग़लों का अपनी सत्ता को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होना और अपनी सत्ता को कहीं अपने ही किसी व्यक्ति से चैलेंज ना मिल जाए, उसके लिए वो लोग बहुत ख्याल रखते थे। और ये चैलेंज देने वाला घर के बाहर का कोई व्यक्ति होता था तो वो होते थे उनके बहनों के हस्बैंड वगैरह, क्योंकि उनको भी शादी के बाद शाही परिवार का ही माना जाता था। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं अकबर के समय में ये समस्या आई। और इसके बाद अकबर के बाद से
जो है अकबर की एक बहन थी, जिसका हस्बैंड जो था वो अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया गया, और वो सत्ता को लेकर लगातार अकबर को चैलेंज करता रहा। दूसरी तरफ महामनगा का जो बेटा आदम खान था वो भी लगातार उसके लिए एक चैलेंजिंग साबित हुआ अकबर के लिए। तो नतीजा ये हुआ कि आने वाले टाइम में अकबर के बाद जितनी भी मुगल राजकुमारियां थीं उनका विवाह करना बंद कर दिया, ताकि वो उनका जो ध्येय था राज्य स्थापित करना, बड़े पैमाने पर राज्य स्थापित करना, और उस राज्य स्थापित करने में अपने आप को पूरी तरीके से फोकस करना उस पर, और उस दरमियान किसी भी तरह का दरबार में होने वाले षड्यंत्रों से उसको दरबार को बचा के रखना, और जो सामंत या अमीर हुआ करते थे उनके बीच में एक एकता और उनके बीच में एक सामंजस्य बना के रखना। अगर चूंकि दरबार हम सल्तनत काल में देखते हैं षड्यंत्रों का केंद्र हुआ करता था, तो उस षड्यंत्रों से बचने के लिए, उन तमाम तरह के षड्यंत्रों से बचाने के लिए इस तरह के लोग जो सत्ता के लिए चैलेंज साबित होते थे उनको साइड कर दिया जाता था। तो ये जो क्रम था वो उसी को, और चैलेंज कौन करता था, वो जो शाही परिवार से हो। शाही परिवार से कई बार जो बहनों के जो हस्बैंड वगैरह होते थे, चूंकि इन्हें भी उसी परिवार का समझा जाता था, तो कई बार इन लोगों ने चैलेंज बनने की कोशिश, चैलेंज देने की कोशिश किया या समस्या क्रिएट करने की कोशिश करी। तो समय रहते तो उनसे निपट लिया गया, लेकिन भविष्य में इस तरह का फैसला लिया गया कि इस तरह के विवाह जो सत्ता के लिए चुनौती बनेंगे उस तरह के विवाह नहीं किए जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि चाहे अकबर की लड़कियां हों, अकबर की बेटियां हों, या उसके बाद दूसरे अन्य शासक आए, है ना, उन सभी में ये डिसीजन ये हुआ कि मुगल राजकुमारियों का विवाह न किया जाए, ताकि सत्ता को अक्षुण्ण बना के रखा जाए, इसमें किसी तरह की कोई भागीदारी किसी अन्य की ना हो। दूसरी तरफ एक ये भी मैटर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि चूंकि मुगल एक बहुत शक्तिशाली एम्पायर के मालिक थे, जो उस समय दुनिया में दूसरी और कहीं नहीं थी, अज्ञात दुनिया, मतलब जो ज्ञात थी, यानी कि अमेरिका उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तो जो ज्ञात दुनिया थी उस समय, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मुगल माने जाते थे। जैसा कि ऐसा आज बताया जाता है, ऐसा नहीं था। मुगलों की ताकत बहुत ज़्यादा थी, मुगल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और मुगलों का पूरी दुनिया में लोहा था। और ये जो जिनको उज्बेक को जो ने बताया, शैवानी खां जो उज्बेक था, उज्बेकिस्तान जिसको आज उसके नाम से एक देश भी है, तो ये उज्बेक भी मुगलों के ही एक तरह से पारिवारिक लोग थे, है ना, यानी कि वंशज इनके एक ही थे। तो एक ही परिवार में दो धड़े बने, एक उज्बेक और एक जो है मुगल। मुगल जो थी कुतलुग निगार बेगम, जो बाबर की माँ थी, ये कुतलुग निगार बेगम जो बाबर की माँ थी, ये चंगेज़ खां के वंश से थी। चंगेज़ खां, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कि दुनिया का सबसे ताकतवर अब तक का निशंस हत्यारा, या जो भी आप समझेंगे, जिसने कि दुनिया से एक बड़ी आबादी को ख़त्म कर दिया था, तो इतने खतरनाक वंश से थी। और दूसरी तरफ जो बाबर था, ये तैमूर से था। तैमूर भी दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा खूंखार शासक के तौर पर जाना जाता है। भारत में उसको लुटेरा या हत्यारा के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर एक बहुत अच्छे शासक के रूप में उसकी छवि बनी हुई है। मध्य एशिया में उसका सम्मान बराबर बना रहा, और उसके नाम से बाबर को भी बराबर भले वो उस पर राज नहीं था किसी प्रकार का, तब भी उसका सम्मान बराबर था। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि शैवानी खां और शाह इस्माइल की लड़ाई जब हो रही थी, उस समय तक बाबर ने अपना अफगानिस्तान में राज्य स्थापित कर लिया था। और जब खानजादा बेगम जो बाबर की बहन थी, जब शाह इस्माइल के हरम में भेजी जाने लगी, तब उसको पता चला कि ये बाबर की बहन है, तो उसने बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ उसको बाबर के सपूत कर दिया, बाबर के पास भिजवा दिया। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि बाबर, चूँकि अफगानिस्तान कोई बहुत बड़ी सल्तनत थी, बाबर कोई बहुत बड़ा शासक नहीं था, तो लेकिन जो उसके साथ टैग लगा हुआ था कि वो एक तैमूरी वंश से है, तो उसके चलते जो है उसका सम्मान बहुत ज़्यादा था। और बाद में हम देखते हैं कि बाबर ने अपनी इसी परंपरा को आगे बनाए रखते हुए पादशाह की उपाधि दी। पादशाह जो बाद में बादशाह लोग कहने लगे, वो पादशाह थी। पादशाह यानी पद को धारण करने वाले। तो इस तरह से जो है बाबर ने प्रूफ किया अपने आप को कि वो तैमूर वंश का एक सच्चा वंशज है, और उसने इसी तरीके से उसके आने वाली पीढ़ियों ने एक बहुत बड़े और बहुत विशाल और बहुत ताकतवर और एक बहुत समृद्ध साम्राज्य की नींव भारत में डाली। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि मुगल राजकुमारियों का विवाह नहीं किया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको वो चैलेंज ना मिले। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में मुगलों को टक्कर देने वाली कोई ऐसी सल्तनत नहीं थी उस ज़माने में,
और मुग़ल अपने आप को सबसे सर्वोच्च समझा करते थे। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बाबर जो मुग़ल थे वो शादी विवाह अपने जो बहन बेटियां थी उनकी नहीं किया करते थे। तो ये वजह थी। तो आज ये तथ्य, आगे फिर हम एक कुछ नए फैक्ट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई नई जानकारी, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करते रहिएगा अपने साथियों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।